नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। खूबसूरत मुस्कान किसे नहीं पसंद, और एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर तभी फबती है जब हमारे दांत और मसूड़े साफ, स्वस्थ और सुंदर हों। लेकिन हमारे देश भारत में दांतों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता, और आजकल हर उम्र के लोगों में दांत और मुंह से संबंधित समस्या देखी जाती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 90 से 95% भारतीयों में मसूड़ों और दांतों से जुड़ी समस्याएं हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो 70% बच्चों में दांतों में कुछ ना कुछ खराबी है। देश में 50% लोग टूथब्रश का उपयोग नहीं करते, और अगर डेंटिस्ट के पास जाने की बात करें तो भारत में सिर्फ 50% लोग ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर दांतों का सही और नियमित ख्याल रखा जाए तो इनसे जुड़ी हर बीमारी से बचा जा सकता है। आखिर क्या है दांतों और मसूड़ों से जुड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं, और इनका कैसे रखा जाए ख्याल, आज आयुष्मान भव में करेंगे इसी पर विस्तार से चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनूप कंस से जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डेंटल सेल, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। साथ ही आप डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली डेंटल काउंसिल के भी मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनूप कंस से। शुक्रिया सनसद टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सत्य एन दोरनला, जो कि रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। डॉक्टर दोरनला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया हमारे साथ सनसद टीवी में जुड़ने के लिए। डॉक्टर कंस से शुरुआत आपसे करूंगी। हम पहले प्रॉब्लम्स पे जाएं, समस्याओं पे जाएं। उससे पहले मैं चाहूँगी आप दांतों को लेकर थोड़ा बताइए, क्या है दांत, क्या बनावट है। कई लोग मानते हैं कि ये एक बोन ही है, हड्डी ही है जिनसे दांत बने हुए हैं, तो इसकी बनावट को लेकर आप क्या बताएंगे आम लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हड्डी से तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है दांतों में। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको अगर हम अंग्रेज़ी में समझाएं तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट को इनामल कहा जाता है। इसके नीचे डेंटिन होती है, और फिर वो जगह होती है जहाँ से नसें आपके जो भी दांत में फीलिंग्स आती हैं उसको पास ऑन करती हैं। तो इनके जो सबको पता होना चाहिए कि दो सेट होते हैं। एक होते हैं हमारे दूध के दांत, और एक होते हैं हमारे परमानेंट दांत जो बाद में आते हैं। दूध के दांत की आयु लगभग 6 से लेकर 10 साल तक रहती है, और 12 साल तक लगभग सारे दांत ये निकल जाते हैं। और नीचे के दांत, जबड़े का भी साइज़ आपका बढ़ता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि जो आपके दूध के दांत होते हैं उनके आकार आपके परमानेंट दांतों से थोड़ी छोटी होती है। तो जब नए दांत आते हैं तो वो अपनी जगह बनाते हैं, और धीरे धीरे एक टाइम के बाद लगभग 14-15 साल की उम्र में आपके सारे दांत परमानेंट दांत होने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दोरनला, जब दांतों की समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले बताइए आयुर्वेद इन समस्याओं को लेकर क्या कहता है? ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों के जैसे होती है, जैसे मिल्क टीथ कह रहे थे, जैसे परमानेंट टीथ हैं, जो जहाँ मिल्क टीथ की जो उसकी जहाँ उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, इफ एट ऑल वहाँ कुछ ना कुछ इश्यू आएंगे, दैट विल बी कैरी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ। आज के डेट में हम वी कुड सी इवन 2 साल 3 साल के बच्चे में भी ऐसे ऐसे कैविटीज़ बन रही। वो कहीं ना कहीं ऐसी है, मतलब मैंने अगेन घूम के बाद कोई भी प्रॉब्लम बच्चों में लगा तो जंक फूड में आता है। तो यूजुअली बच्चों में मतलब इट्स नॉट द, जो बच्चा अभी पटाल एक बार ही ब्रश करने के लिए बच्चे रिलेक्टेंट होते हैं, 2 बार के तो आपको नहीं हो, एंड जो भी खाते हैं वैसे ही सो जाते हैं। तो पूरा रात जैसा जो भी जंक फूड होता है मैचुरल मोर एसिडिक क्रिएट करती है मुंह में, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अल्टीमेटली। मुंह मतलब इट्स नॉट ओनली द टीथ, आपका जीभ भी है, सेलेवरी जूस भी है, वो सारे मतलब जैसा आप सेंस ऑर्गन में भी देखो तो टंग इज कंसिडर्ड टू द, सो आप इट्स नॉट दैट ओरल कैविटी मीन्स इट्स ओनली द टीथ, इट्स द टंग इज ऑल्सो, अदर पार्ट्स आल्सो भी टेकन एज अ होल पार्ट। सो कहीं ना कहीं आप ओरल का जब तक पीएच मेंटेन रखेंगे, वो इसलिए आयुर्वेदिक सजेस्ट, जैसा मुंह, जैसा आपने शुरू ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, तो मुंह जो आपका जो ओरल कैविटी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं वो आप एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आपके मुंह से रिफ्लेक्शन हो रही है। बिल्कुल, यानी हम डेंटल हाइजीन नहीं, ओवरऑल ओरल हाइजीन की बात करेंगे, और कैसे वो हमारे पूरे शरीर पर असर डालती है, इसको भी हम आगे समझेंगे। डॉक्टर कंसे, जैसे मैंने शुरुआत में कुछ आंकड़े बताए थे, क्या भारत में लोग डेंटल हाइजीन या कहें ओरल हाइजीन को लेकर बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा उदासीन है? थोड़ा बहुत अगर आप आंकड़ों को लेकर बताएं, क्या लापरवाहियाँ भारतीय लोग बरतते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिस तरह से इस विज्ञान में इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, वो
बाहर विदेशों में पहले हुई, हमारे देश में ये पिछले 20-25 साल में आई हैं, तो स्वाभाविक है। दूसरी बात, जैसे आपने सही कहा कि गरीब लोगों के होते हुए इस तरह का इलाज भी और ब्रश भी जैसे खरीदना, ये सब आम जनता के लिए स्वाभाविक नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा रही है दातून इस्तेमाल करने की या और चीज़ें फिट कर इस्तेमाल करने की, जिससे दांतों को साफ रखते हैं। हालांकि उससे फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन नुकसान भी होते हैं। साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखा जाए तो मसूड़ों की या बाकी चीज़ों की इसमें सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती। कई स्थितियों में तो बल्कि लाभ की जगह नुकसान दिया जाता है। दूसरी बातें हैं तंबाकू और इस तरह के पदार्थों का सेवन, जिसके वजह से ना तो सिर्फ दांतों को डैमेज होता है, कैंसर जैसी महामारियों का भी उसमें ग्रोथ होती है। इस सब के बावजूद भी बहुत सारे अंधविश्वास भी है, कुछ प्रथाओं को लेके, इलाज के तरीक़ों को लेके। तो ये सारी जो बातें ये हमारे देश में ज़्यादा प्रेवलेंट है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, हम कह सकते हैं पूरा सब कॉन्टिनेंट जो आसपास के देश है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इन सब में भी प्रिडोमिनेटली सारी इश्यूज़ आती हैं दांतों की बीमारियों को लेके, उनकी देखभाल को लेके, इन सब बातों को लेके। ठीक है डॉक्टर दोरनला, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर एक बहुत ही सामान्य मैं बात करूं दांतों से जुड़ी समस्या की, वो है डिस्कलरेशन को लेकर। सबके दांत आपको साफ नहीं मिले, मतलब सफ़ेद नहीं मिलेंगे, मोतियों से चमकते नहीं मिलेंगे, थोड़ा पीलापन है, किसी के दांत थोड़े ग्रे हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स देखने को मिलते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? आयुर्वेद क्या कहता है इसे लेकर? नहीं, दिस एक जनरल फिजियोलॉजी है, तो मैनेजमेंट में आयुर्वेद को थोड़ा अप्रोच अलग है, बट एक जनरल फिजियोलॉजी ऐसी है। कुछ लोगों को तो आपने कहीं हम देखे भी हो, कुछ फैमिलियली ऐसी उनकी ये चलते रहते, मतलब उनकी टीथ। दूसरा है तो अल्टीमेटली उनकी खाने पीने की होते, कुछ मतलब इंडिया में कुछ अलग अलग तरीक़ा के अलग अलग एरियाज़ में कुछ वो अपनी एक डाइटरी वो होती, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होती है। दूसरा है अल्टीमेटली मतलब उनकी जो ब्रशिंग की जो हैबिट्स हैं वो भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये इश्यू सामने आते हैं एंड अल्टीमेटली जब इफ एट ऑल कॉस्मेटिक इशू आया तो वी हैव मेन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो उसको हमने एड्रेस करने के लिए करते हैं। बट वेदर ये रियली वो हमें टेक्नोलॉजी की मतलब डेंटिस्ट की वहाँ ज़रूरत पड़ रही है, वैसी मतलब इट कैन बी डन एट मतलब चेंजिंग द पेस्ट भी मान लो, थोड़ा डाइटरी चेंजेस करने में भी वो हम तो एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो डॉक्टर कंसे ने बोली थी, मैं 2 मिनट में आऊँगी कंसे, डॉक्टर कंसे आपके पास। टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई जगह ब्रश खरीदने के पैसे नहीं हैं, या कई सारी मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे मिथ भी जुड़े हुए हैं इसे लेकर। क्या इफ़ेक्ट होता है टूथपेस्ट का हमारे हेल्थ पे? ये दिस इज़ डबल एड्ज्ड स्वॉर्ड का एंड ऑफ क्वेश्चन। तो एक्चुअली जितने भी आज के डेट में जितने टूथपेस्ट हैं वो मीठा है, तो मे बी एक्सेप्ट फ्यू और मे बी हेर्बल बेस्ड पेस्ट। अब कहीं ना कहीं साइंस में अपने अपने एक अप्रोच है। तो द फर्स्ट टेस्ट जो सुबह उठने के बाद जो हमारे मुंह में फर्स्ट टेस्ट जो होती है, जो आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट, वो बिल्कुल मीठा नहीं होना चाहिए। है तो वो कड़वा हो, है तो तीखा हो, नहीं तो वो बिटर हो, मतलब खट्टू तिक्ता कषाय, ये तीनों टेस्ट की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। इससे हम लॉन्ग टर्म में एक हम इन प्रिंसिपल एक स्टडी भी किए थे आयुर्वेद में, जो मीठा का पेस्ट यूज़ करेंगे, इफ एट ऑल इज कंसिडर्ड टू इन डायबिटिक, कहीं ना कहीं वो पूरा बॉडी उस दिन के जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल मीडियम जो बॉडी में जो बनेगा उस तरह का बन जाएगा। तो ये मतलब फर्स्ट टेस्ट शुड बी, ये तीनों टेस्टों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, इधर बिटर, इधर एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट, इन टेस्टों में होना चाहिए। तो इफ एट ऑल वो उसके लिए तो मतलब ड्यूरिंग दोज गुड ओल्डन डेज दे यूज्ड टू हैव एन तो नीम का जो स्टिक है, जो मुलेटी का भी कुछ वो स्टिक है, कई तरह खरंजे का भी इस तरह स्टिक्स यूज़ करते हैं। आज के डेट में आपने भी देखा होगा, तो इवन द वेस्टर्न कंट्रीज अगेन कमिंग बैक टू द रूट्स, तो कह रहे हैं नाउ दे आर सेलिंग इन देयर प्रोविजन स्टोर्स इज द नीम स्टिक। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ में भी हेल्प करती है। बट आज के डेट में वी कैन नॉट, मतलब सबके लिए हम वी कांट से गो हेड, इट डिपेंड्स ऑन दी हाउ मच दे आर सेंसिटिव। अब उनको पता ही नहीं चलेगा, पुराने वाले को तो आदत अलग है। अब ड्राइड होती है वो ज़्यादा ड्राई होती। अब इफटल आप विलेजेस में हो, आप एक वेट वाला ही निकाल के कर लो, इफटल आप मैं पर्सनली कह रहा हूँ, इफटल कभी मैं अपने गाँव चले आता हूँ तो साल में 1-2 बार मैं कर ही लेता हूँ। और हो सकता है कई लोगों को उसका टेस्ट ना पसंद हो, हर एक की अपनी अपनी पसंद एग्जैक्टली। डॉक्टर कंसे, जो डिस्कलरेशन को लेकर बात थी, उसके लिए आप क्या बताएंगे एलोपैथी के नज़रिए से? क्या अलग अलग वजह हैं डिस्कलरेशन को लेकर, और टूथपेस्ट को लेकर क्या कुछ मिथ्स हैं हमारे देश में? जी देखिए, कलरेशन की जो बात है वो
कुछ कुछ ऐसे कलरेशन होती है जो हर एक की दांत की शेड अलग है। ज़रूरी नहीं सबके दांत सफ़ेद है, कईयों का नेचुरल कलर ही थोड़ा येलो होता है या ग्रेइश भी हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेन्स भी होती है जो पैदाइशी के टाइम पे, मतलब इन बॉर्न जब बच्चा पेट में होता है तब या तो फ्लोराइड की वजह से या सेंस या दवाई खाने की वजह से दांतों में स्टेन्स आते हैं, वो डिस्कलरेशंस अलग होती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दूध के दांत के में आए। जब बच्चे के परमानेंट दांत आते हैं, पक्के दांत, तब हो सकता है वो स्टेन्स दिखें। वो इंट्रिंसिक स्टेनिंग जिसे हम बोलते हैं वो बाद में दिखती है। ये तो हो गई शेड्स की बात। और कुछ ज़रूरी है जैसे जो हमारे यहाँ पे पान खाने की और चीज़ों की प्रथा है, उसकी वजह से भी स्टेनिंग्स होती हैं, तंबाकू से तो होती है। इस तरह से ये बात होगी आपकी, जहाँ शेड्स हैं अलग अलग है, उसकी वजह भी है और नेचुरल भी है कि हर किसी की शेड दांत की सेम नहीं होगी, लोगों की अलग अलग शेड होंगी और वो उनके चेहरे पे उनके स्किन के कलर के हिसाब से भी मैच करता है। अब जहाँ तक बात आ गई टूथपेस्ट और बाकी चीज़ों की, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना दातून को, या जो ट्रेडिशनल इंडियन मेथड्स ऑफ ब्रशिंग थी वो पॉसिबल नहीं, इसलिए टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का डेवलपमेंट हुआ, उसमें इतने सारे चेंजेस आए। हमारे हिसाब से टूथपेस्ट एक डिटर्जेंट की तरह है, डेंटिफ्रिस है, जो क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ब्रश है और ब्रश करने का जो तरीका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सही तरीके से करना चाहिए पेशेंट ने। और उसको करने का तरीका ये नहीं होता कि आप दांतों को रगड़ें, उसमें एक सर्कुलर मोशन में 45 डिग्रीज एंगल पे दांत को ब्रश रख के डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स में, रोलिंग मूवमेंट्स में। नॉर्मली जब कोई पेशेंट आता है तो हम उनको सिखाते हैं किस तरह से सही तरीके से ब्रश लगा को इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश की अपनी लाइफ कितनी होती है, उसके ब्रिसल जो हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, हार्ड, सॉफ्ट या मीडियम, ये सब तरीके की चीज़ें पेशेंट के। अगर संक्षेप में कैसे ब्रिसल्स होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, हर तरह ज़्यादातर जो ब्रश होते हैं आजकल जो पॉपुलर हैं वो सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि अगर हार्ड ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब जो ब्रिसल्स है, जो नायलॉन का पार्ट है उसका, यू पॉइंट के नॉर्मली ये ब्रिसल्स होते हैं, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन क्या है वो गम्स और टूथ को भी डैमेज कर सकते हैं। स्पेशली अगर अब पेशेंट ने सही तरीके से रोलिंग मूवमेंट से ब्रश करना नहीं सीखा, वो रगड़ रगड़ के ब्रश कर रहे हैं, तो वो डैमेज करने के चांसेस ज़्यादा हैं दांतों को, नाक की सफाई। तो इसलिए मीडियम या सॉफ्ट ब्रश ही ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, कम से कम वो नुकसान तो कम करेगा। और जब आप आँखों से देखते हैं कि ब्रश के ब्रिसल्स टेढ़े हो गए तो आपको लगता है अब इसको बदल दो। नॉर्मली 2 से 3 महीने से ज़्यादा ब्रश की लाइफ नहीं होती, क्योंकि उसकी लाइफ दिखने में शायद वो है बट वो क्लीनिंग में इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। और जो ब्रश करने का तरीका है, उसके अलावा रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको पूरा रात का टाइम एक 10-12 घंटे का बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें आपकी सलाइवा, क्योंकि आप सो रहे होते हो तो मूवमेंट भी नहीं होते, तो सलाइवा का जो पॉजिटिव, जैसे सर ने बताया कि अमाइलेज और बाकी जो सलाइवा में कंपोनेंट्स है, वो आपकी क्लीनिंग में न सिर्फ ओनली दांत को, मसूड़ों को, टंग को, चीक्स को, पूरा मकूज़ा को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, वो भी मूवमेंट बंद होती है। तो इसलिए ब्रश करके सोना बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग टाइम में अगर आप ब्रश करके, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, आप सोते हैं रात को, तो उसके बाद स्वाभाविक है सुबह आपको ब्रश उठते हुए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रिंस करके भी आप कुछ खा लें और उसके बाद, खाने के बाद ब्रश करोगे, ज़्यादा उसका स्वभाव आपके दांतों के प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है। और क्योंकि हमने जो आपने शेड्स की बात की, दांतों को लेकर उसकी भी बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी जो वाइटनिंग की प्रोसेस है, स्केलिंग और वाइटनिंग ख़ास तौर से, इस पर भी आजकल ज़्यादातर आप अगर डेंटल क्लिनिक्स में जाएंगे तो बहुत आसानी से उपलब्ध है। और लोग चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, पिक्चर्स आप मिल भी रहे हैं, तो एक लुक अच्छा चाहिए, लोग चाहते हैं मुस्कान अच्छी। ये प्रोसेस क्या करवाना चाहिए, अगर करवाना चाहिए तो कितना करवाना चाहिए, इसे लेकर क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? प्रोसेस तो अपनी तरफ से काफ़ी सेफ़ है। उसमें ब्लीचिंग कहते हैं हम, ब्लीचिंग अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन ब्लीचिंग का जो इफ़ेक्ट है वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग नहीं होता। वो डिपेंडिंग आपकी शेड कैसी है और कितना ब्लीच किया जाता है, कितनी वाइटनिंग की जाती है, वो साल, 2 साल या 3 साल तक भी रह सकता है उसका असर। तो एक बार आप जब ब्लीचिंग कराओगे तो आपको जब वो शेड वाइट नज़र आएगी तो आपका मन चाहेगा कि जी फिर से वही शेड रहे, लेकिन वो करने के बाद वो आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल साइंटिफिक तरीके से की जा रही ब्लीचिंग है वो सेफ़ है, उसको अगर आप रिपीटेडली बार बार 2-3 साल में कराओगे तो इतना कोई इसमें दांतों में नुकसान नहीं हो सकता। अब अगर कोई एब्रेसिव तरीके से करे कि शेड चेंज करना ही चाहे पूरा,
तो उसके लिए फिर सिर्फ ब्लीचिंग से फ़ायदा नहीं होगा, उसमें फिर हमारे पास अलग टेक्नोलॉजी से अलग तरीके से दांतों की रिप्लेसमेंट या उसके ऊपर की परत को हम वेनियर लगाते हैं या लैमिनेट लगाते हैं जिससे कि दांत की शेड चेंज हो जाए, वो परमानेंटली शेड चेंज हो जाएगी। उसमें फिर ब्लीचिंग या कोई और इस तरह का प्रोसीजर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था आपका स्केलिंग का, वो एक ऐसा प्रोसेस है या क्लीनिंग, वो आपने हर 6 महीने या 1 साल में ज़रूर करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दांतों के बीच के जो कुछ एरियाज है जहाँ आप अपने ब्रश से नहीं पहुँच सकते हैं, तो जब प्रोफेशनल क्लीनिंग जाती है तो इंटरडेंटल एरिया जिसको हम बोलते हैं उस तक आपके इंस्ट्रूमेंट्स पहुँचते हैं और वो क्लीनिंग करते हैं, जिससे सिर्फ दांत की नहीं, दांत के नीचे जो बोन है और मसूड़ है उसकी भी सेफ्टी और उसकी गुड हेल्थ होनी ज़रूरी है। ठीक है। और इससे जुड़ा एक सवाल भी हम ले लेते हैं। सवाल ये प्रभाकर का आया है हमारे पास। उन्होंने पूछा है कि मेरे दांतों में हल्का हल्का कालापन है, इसे हटाने के लिए कोई नेचुरल तरीका बताइए, और दांतों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, इसके लिए कोई घरेलू उपाय मेरे लिए कारगर होगा क्या? डॉक्टर दोरंदला। या वहाँ तो फिटल दांतों की जो कालापन जो कर रहे हैं हो सकता है उनकी जीभ में भी कुछ हो। अच्छा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जीभ में भी दांतों में हो से, एक तो नेचुरल होते, कुछ लोग कहते नहीं यार तुम्हारा जीभ ऐसी है, तुम जो भी होते हो वो सच निकल जाता है, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट अदरवाइज फिटल बीच में कुछ आया, मतलब मे बी 2-3-6 महीने से दिख रही है, तब वो सिस्टमिक एग्जामिनेशन इवेल्युएशन जरूरी पड़ती। दूसरा, अदरवाइज जैसा सर भी कह रहा था जो फिटकरी से भी वो करते। तीसरा, ये जो इनकी रूटीन जो होती है यूजुअली जैसा हम सोचते हैं, हम एक जनरली यूजुअली कहते हैं सुबह उठ के ब्रशिंग किया, रात को सोते वक्त ब्रशिंग किया, बट एक चीज़ फैक्टर हम कहीं ना कहीं आज के डेट में मिस कर दिया हमने, पोस्ट मील हैंड ब्रशिंग। जैसा समझ लो खाना खा लिया तो हमने पानी लेकर ऐसे कर लिया, यार जो खाना आपने मतलब जो अटरम पटम जो भी खाया फिर वो दांतों का क्लीनिंग कहाँ हुआ? हम सोचते पानी पी कर क्लीन कर लो, तो वहाँ हम वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट आप दांत से एक बार ऐसे कर लीजिए, फिर पानी कुल्ला करके रिंस करके वो कर लीजिए, वो हर मील के बाद ज़रूरी है। ठीक है। इफ एट ऑल जो आपके रूटीन में खाना में इस तरह का हो आपकी ये है, ये थोड़ा सा आप अपने में ऐड कर लें, तो एक रूटीन से आप जो रूटीन के जो कोलगेट के मतलब एनीथिंग, सॉरी ब्रांड का नहीं, एनी जो आप टूथ के जो इफ एट ऑल ब्रश, टूथ का पाउडर भी होती है, टूथ की मतलब पेस्ट भी होती है, कंपैरेटिवली मतलब वहाँ एक्चुअली यू नो पेस्ट में फॉर फोम क्रिएटिंग एक फोम एजेंट्स भी ऐड किया जाता है, वेयर एज नॉट इन द पाउडर, सो कंपैरेटिवली तो केमिकल इफेक्ट थोड़ा सा बेटर ही रहेगा। उसमें हम ये थोड़ा फिट कर ऐड करके भी कर लें, वो इफेटाल लोकल वाला ही है, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम उस समस्या पर आते हैं डॉक्टर कंसे, जो कि बहुत ज़्यादा आम है, वो है कैविटी की समस्या। छोटे छोटे बच्चों से लेकर हम बुजुर्गों तक में ये समस्या देखते हैं। पहले तो बड़ी वजह बताइए, क्यों बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में कैविटी की समस्या इतनी आम है? ये एक नेचुरल कुछ तो डिके का प्रोसेस भी है, और जो ओवर द ईयर जो हम खाना रिफाइंड खाते हैं उससे क्लीनिंग नहीं होती, और ओरल एनवायरनमेंट जो हमारी होती है वो इस तरह की होती है कि उसमें टेम्परेचर आइडियल होता है ग्रोथ के लिए, उस पर सलाइवा भी है, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स, और खाना हम बार बार खाते हैं, 3-4 बार खाते हैं, तो हम हमेशा कैविटी बढ़ाने के लिए सारे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आप बार बार क्लीन नहीं कर सकते, तो आप रिंजिंग भी करेंगे तो आपकी कैविटी की वो कम होगी। ये तो एक बात हो गई कि हर किसी के लिए ये अवेलेबल है माउथ में। कई लोगों का इंडेक्स इतना कम या हाई होता है कि वो स्वाभाविक तरीके से उनको बीमारी होने वाली है, तो वो चाहे ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो भी उनकी कैविटी इंडेक्स हाई है, ज़्यादा उनको कैविटीज़ हो रही हैं। दूसरी बात है, ये कैविटी जब स्टार्ट होती है तो उसको कंट्रोल करना, उसकी फिलिंग टाइम पे करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो प्रोग्रेस करेगी, वो नेचुरली अपनी तरीके से किसी भी चीज़ से रुकने नहीं वाली, तो उसको रिमूव करके उसको एक फिलिंग मटेरियल से अरेस्ट करना ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें हैं रिगार्डिंग कैविटीज़ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। कैविटी के लेकर आयुर्वेद भी ये कहेगा कि फिलिंग ज़रूरी है? हाँ सर, जहाँ ज़रूरी है वो करते हैं, बट इट्स नॉट दैट डेंटिस्ट से ही है, तो वो हैव अदर मोड ऑफ डूइंग ऑल। बट क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, बच्चों की मैं अपनी ऑल दिस 3 डिकेडल प्रैक्टिस में एक होती है, मैक्सिमम जो मदर्स जो बच्चा सो गया है तो बेटे पे सोते दूध पिला देते, ऐसे सो जाते हैं, तो उसमें आप तो नेचुरली मुंह में तो, एंड मैं अपनी प्रैक्टिस में तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड जब भी बच्चा दूध पिएगा, वो दूध पीने के बाद जस्ट उनको थोड़ा पानी दीजिए, मुंह रिंस कर ले, एंड वो बात, एंड हर बार जब भी फ्रूट्स खाते हो, आप फ्रूट खाने के बाद ऐसे चले जाते हो, जो फ्रूट्स के एंजाइम में दांतों में इंटरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा, वो उसके बाद भी थोड़ा सा पानी लेके मुंह को कर ले। ये लगता है छोटे छोटे, ये
बट व्हेन वी आर डूइंग रिपीटेडली फॉर डेज एंड वीक्स फॉर मंथ्स टुगेदर, वो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट कितने होगा? एक दिन में तो कैविटी तो नहीं बन रही। बिल्कुल। और कैविटी का पता भी बहुत बाद में लगता है डॉक्टर, बनना शुरू होने के बहुत बाद में जाकर। ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आमतौर से पेशेंट आपके पास आता है कोई दर्द या कोई समस्या लेके। वो ये इस तरह से नहीं आते कि जैसे मैंने कहा 6 महीने में आपने चेकअप कराना चाहिए या क्लीनिंग कराना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कोई समस्या बड़ी होने से पहले ही हम उसका इलाज करें। हम आते हैं जब दर्द होता है, दर्द उस स्टेज पे होता है जब काफ़ी चीज़ एडवांस हो चुकी है। अगर हम 6 महीने साल भर में चेकअप करा रहे हैं तो वो बढ़ने से पहले ही पकड़ी जा सकती है। और जो सिंपल एक्ट, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप हर बार रिंस करोगे, सिर्फ पानी से कर लो अच्छे से, तो अभी काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ओरल एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें स्टिकी होने की वजह से खाना चिपका रहेगा और वो ही आगे सडन या तो मसूड़ों की प्रॉब्लम या बदबू या कैविटी डेवलप करता है। तो ये एक साइकिल है जिसको हमें ब्रेक करना चाहिए। बिल्कुल। और इससे जुड़े जो सवाल हैं वो शामिल कर लेते हैं। अर्चना जीवानकर ने ये सवाल मुंबई से पूछा है। उनका कहना है कि मेरी 3 साल की बेटी है और उसके दांत खराब हो गए हैं, उसका ट्रीटमेंट भी चालू है, लेकिन मुझे ये डर बना हुआ है कि अब मेरी बेटी के जो दांत हैं वो हमेशा आगे जाकर भी ख़राब रहेंगे। तो 3 साल की उम्र है, क्या इन्हें आगे करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर किसी को बचपन मिल्क टीथ में केरीज है तो वो परमानेंट में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बड़ी गलत धारणा ये है कि एक दांत से दूसरे दांत में कीड़ा चला गया, ऐसा नहीं होता। ये भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दांत में कैविटी हो रही तो उसके बाद दूसरे दांतों में भी उससे कोई कीड़ा ट्रांसमिटर, ऐसा नहीं है। वो बहुत गलत, ये दोनों धारणाएं बहुत गलत है कि अगर दूध के दांतों में ज़्यादा कैविटी है वो है तो वो परमानेंट दांत में भी रिफ्लेक्ट करेगी। रही बात जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नर्सिंग बॉटल कैरीज हम जो बोलते हैं कि बाय बॉटल से हो या मिल्क से हो, कि दूध का बॉटल मुंह में रहने की वजह से और कंटिन्यूस रहने की वजह से बहुत सारे ही ऑलमोस्ट दांत कवर हो जाते हैं बच्चों के कैविटीज़ में। कई बच्चे लकी होते हैं उनमें कैरीज इंडेक्स हाई नहीं होने की वजह से नहीं होती इतनी नर्सिंग बॉटल कैरीज, कई में ज़्यादा होती है। तो जो कैविटी जब हो उसको अगर हम अरेस्ट करें जिस भी तरीके से, तो कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी बात वही है कि जिस तरह से बड़े अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, बच्चों के दांतों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए, उसकी सफाई को लेकर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। उसमें कभी एक और चीज़ है, कभी कभी दांतों का जो इनामल है वो अगर कमज़ोर है तो हम फ्लोराइड से उसको अरेस्ट करते हैं, या जो फ्लोरापेटाइट बनता है फ्लोराइड के टॉपिकल एप्लीकेशन से या वाटर कंटेंट से, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कैविटीज़ के लिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम कैविटीज़ को अरेस्ट करते हैं या कम करते हैं। ठीक है। एक तो आगे वाला डर था जो आपने कहा था कि छोटे हैं तो बड़े में भी कैविटी होगी। एक और सवाल है वो ठीक इसका उल्टा है। प्रिया वैद ने दिल्ली से पूछा है कि मेरी बेटी 16 महीने की है और उसके दांतों में कैविटी है। मेरे परिवार वाले ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है कोई ट्रीटमेंट की किसी चीज़ की, क्योंकि आगे ये तो टेम्प्रेरी नहीं है, टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चे 16 महीने के? ये भी बहुत गलत धारणा है कि अगर दूध के दांत को हम बचा के नहीं रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो दूध के दांत की जो जगह होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो परमानेंट दांत आएंगे उसी जगह पे आएंगे। अगर वो दूध के दांत समय से पहले निकल जाएंगे तो आगे जाके टेढ़े मेढ़े दांत होने की या दांतों को अपनी पोजीशन से चेंज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो अक्लूजन, जो मतलब दांत ऊपर के नीचे के मिलते हैं, उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपस में। तो अगर दांत दूध के बचाए नहीं जाएंगे तो फिर जो परमानेंट दांत आएंगे बाद में, उनके टेढ़े मेढ़े होने की और अपनी जगह पे ना रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। उल्टा बल्कि ये होता है कि जो दूध के दांत अगर किसी वजह से निकालना पड़े या गिर जाए तो हम स्पेस मेंटेनर होते हैं, एज द वर्ड सेज इट इज़, कि स्पेस बचा के रखने के लिए, क्योंकि जो नीचे से परमानेंट दांत आएंगे उसके लिए वो जगह बनी रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं उनको नीचे से जब परमानेंट दांत आता है वो रिजॉल्व करता है जड़ों को, और फिर दांत धीरे धीरे ढीला पड़ता है और फिर अपने आप निकल जाता है बाहर। दूध का दांत जो होता है उसको कहीं डेंटिस्ट के पास से किसी जाके निकलवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो चीज़ है अगर हम ध्यान देंगे तो फिर ज़रूरी है, क्योंकि परमानेंट दांत है जो हमने कम से कम आगे कम से कम 40-50 हो सकता है 100 साल तक भी चलाने हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ापन होता है उस पर। डॉक्टर दोनरा, क्या इसको लेकर भी है कि आपके अनुवांशिक अगर दांत टेढ़े हैं तो टेढ़े होंगे, या कोई कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं? क्या आयुर्वेद कहते हैं? वो तो टेढ़ा तो होंगे, बट ऐसे नहीं, आज का जितना भी हम टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी करेक्टेड। अच्छा, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है। बट वो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है सबको वो है। तो अगेन जैसा मतलब जैसे मिल्क टीथ है फिर तो परमानेंट टीथ आएंगे। मिल्क टीथ के फेज में भी जो फेटल, आपने जैसे 2 एग्जांपल बताया बच्चों के,
तो बच्चों के जो ही है मोरलेस एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। आप प्रॉबली आपने भी देखोगे कोल्ड ड्रिंक जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन द बॉडी इज एनामेल, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो इफटल हम उसको कोल्ड ड्रिंक में वो एक टीथ डाल के भी देंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब उस ड्रिंक में कितने वो दांतों की वो करने क्या है। तो कहीं ना कहीं बच्चे फटाल वैसे पी रहे हैं फिर सो रहे हैं तो मुंह में हो रहेंगे, वो मिल्क टीथ में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएंगे। मिल्क टीथ में इफेक्ट होने से कोई ज़रूरी नहीं परमानेंट टीथ में, बट कहीं ना कहीं उसकी जो इंप्रेशंस रहेंगे वो दिक्कत करेंगे। बट ये दिस कैन बी करेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम टेढ़े मेढ़े दांतों पे और बात कर लें। डॉक्टर कंसे, हर उम्र में टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं वो ठीक किए जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। और ये बात भी जो आपने कहा कि ज़्यादातर दूध के दांतों में टेढ़ापन इसलिए देखा नहीं जाता क्योंकि वो आकार में छोटे होते हैं, तो उनको टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं दांत? दो वजह से, अगर जगह कम है और अगर दांत जैसे मैंने कहा दूध का दांत चला गया टाइम से पहले तो दूसरा दांत सही जगह आने की जगह उस जगह जहाँ स्पेस बन गई। और सेकंड पार्ट जो आपका क्वेश्चन का था, बिल्कुल आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इतने तरह की हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम दांत टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को, और किसी भी उम्र में। जैसे आम तौर से पहले ये दिक्कत आती थी कि ये इलाज महंगा होता था तो लोग करवा नहीं पाते थे, तो अपनी 15 साल की उम्र तक आपके दांत आ चुके होते हैं ज़्यादातर, और 18-20 तक सारे सेट आ चुके होते हैं। अब पैसे के अभाव की वजह से लोग उसका इलाज नहीं करा पाते थे, और जब वो पैसे कमा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मेरी टाइम निकल गया। अब लोग बोलते थे कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, गलत है। इसलिए आजकल तो 40-50 साल की उम्र में भी लोग करवाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ टेढ़े मेढ़े दांतों को नहीं, दांतों को मूव करना पड़ता है, जो हम गैप भी होता है उसकी वजह से, या फिर कभी कभी एक दांत निकल जाता है और जो दूसरे दांत है उस जगह में चले जाते हैं, तो उनको सीधा करके हमें दूसरे दांत को लगाने के लिए जगह चाहिए। तो जैसे कई पहले आप देखे धारणा होती थी कि अगर आपके दांतों में गैप है आगे के दांत में तो बहुत अच्छा माना जाता था, किससे पैसे आएंगे या ऐसे कुछ होगा। लेकिन अब लोग कहते हैं कॉस्मेटिक के लिए, जैसे आपने पहले कहा, कलर भी उनको अच्छा चाहिए, सुंदर भी होने चाहिए। बीच में ये भी पता आ गई थी कि दांत में डायमंड लगाना है कोने में, जिससे सुंदरता लगते हैं, और सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी लगवाते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल कॉस्मेटिक, आपने बहुत सही कहा कि इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो सिमिलर टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, इसमें नई टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि आजकल इनविजिबल ब्रेसेस आ गए हैं जो बिल्कुल दिखते नहीं है। जैसे नॉर्मली हम ब्रेसेस लगाते थे तो आप देखते थे कि स्टील कलर के होते थे, उसके बाद आई प्रथा जब वाइट कलर के, सफ़ेद के दांत के शेड के मैच के आते हैं, लेकिन रहता था वो दांत के ऊपर ही। अब आगे प्लास्टिक, या उसको थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स बोलते हैं, उसके ट्रेज, उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम बिल्कुल इनविजिबल तरीके से दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को मूव करते हैं धीरे धीरे, और अंदर से, जिसे लिंगुअल कहते हैं हम, अंदर की साइड से लगते हैं, बाहर की तरफ से नहीं लगते ब्रेसेस। अच्छा। अंदर की तरफ से लगते थे, वो उस टाइप के ब्रेसेस भी हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर तरह के केस को ठीक किया जा सकता है। थर्ड फैक्टर आता है जो केस सिर्फ दांत की वजह से नहीं, जबड़े के ऊपर के और नीचे के जबड़े की वजह से हम ठीक करते हैं। उसमें सर्जिकल, मतलब सर्जरी करके की भी हम जबड़ों को और दांत को बैठाते हैं। ऊपर का और नीचे के दांत का रिलेशन जब होता है, अगर नीचे का दांत या जबड़ा बहुत आगे है, उसको क्लास 3 बोलते हैं, तो इसको नॉर्मली सर्जरी करके पीछे बैठाया जा सकता है। अच्छा। और अगर पीछे है बहुत ज़्यादा नीचे का जबड़ा पीछे की तरफ, तो उसको हम क्लास 2 बोलते हैं, उसको हमें आगे लाना होता है, ताकि जब आप चेहरा देखें तो एक सीधा चेहरा हमेशा ज़्यादा सुंदर लगता है, उसका प्रोफाइल बहुत प्लीजिंग होता है। तो हर कोई चाहता है कि हम आइडियल, यानी कि 1 की तरफ आए, तो क्लास 2 या क्लास 3 से हम 1 की तरफ लाते हैं। अच्छा। ये बहुत कॉमन होगा, जो पहले नहीं होता था। तो सर्जिकल एस्पेक्ट भी आ गया है इलाज करने। इसके अलावा एक जो मैं, ये मिथ है या सही है, थोड़ा आप मुझे बताइए आयुर्वेद के नज़रिए से। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आपने दांत निकलवाया तो इसका कहीं ना कहीं आपके विजन पर भी असर पड़ता है, क्या ये सही है? नॉट इन ऑल केसेस, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी व्हेन वी विजडम टीथ के जो लास्ट टीथ होते हैं वहाँ थोड़ा सा फटाल 10 केसेस में करेंगे, 5 में कंप्लेंट करते हैं, उस तरह का केसेस भी होता है। सर डॉक्टर साहब जब भी हमने किनारा वाला टीथ, विजडम टीथ निकलवाया, फिर वो तब से ये समस्या शुरू हो गई। नॉट ओनली इन विजन, तो किसी को ईयरिंग में भी इफेक्ट आ सकते हैं, किसी को बैलेंस में भी इफेक्ट आ सकते हैं। तो इट्स नॉट इन ऑल केसेस, आधे में तो 10 में 5 केसेस में देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? और विजडम टीथ की जब हम बात करते हैं, उसमें कई लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि नहीं अब इसको तो निकलवाना ही है, मतलब विजडम टीथ आया है तो आपको वो रिमूव कराना ही है। नहीं, ये वो गलत प्रथा है। आजकल हम एक्सरे से
पूरे दांत की सारे दांतों की बनावट देखते हैं, उस कंप्लीट व्यू ऑफ द माउथ, उसको हम पैनोरामिक व्यू बोलते हैं, जो कि आपके मोबाइल में भी आपने देखा फ़ोटोज़ में पैनोरामिक व्यू होता है। वैसे पूरे जॉस की जैसे एक तरफ लाइट से लेकर लेफ्ट तक पूरी दांत, सारे दांत आएंगे, या डिजिटल फॉर्मेट में भी आता है आजकल वो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अकल थर्ड मोलर जो है उसको हमेशा निकालना है। अगर वो किसी वजह से इम्पैक्टेड है, जिसको फंसा हुआ दांत को इम्पैक्टेड कहते हैं, या वो आगे वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तब उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जो सर कह रहे थे, जो डैमेज से जो प्रॉब्लम आती है, हमारे दांतों के नीचे नर्व जो जाती है उसको इन्फीरियर एल्वियर नर्व बोलते हैं। दांत की उससे प्रॉक्सिमिटी कितना दूर है, कितना पास से देखना पड़ता है, क्योंकि जब आप दांत निकालेंगे अगर वो नर्व के अंदर घुसा हुआ है, तब आपको नर्व डैमेज या कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। अगर वो उससे दूर है तो उसका एक्सट्रैक्शन बिल्कुल सेफ़ है। थर्ड प्रॉब्लम आता है जब हम इंजेक्शन देते हैं, जब दांत को निकालते हैं, तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब इंजेक्शन दिया जाता है जो आसपास मसल है उसमें इंजेक्शन की वजह से कभी कभी थोड़ा सा डैमेज होता है, हीमोटोमा बन सकता है, ट्रिस्मस हो सकता है, उसमें माउथ की ओपनिंग जो है कम हो जाती है। वो टेम्परेरी होती है, वो नॉर्मली मसल रिलैक्समेंट के साथ या एक्सरसाइज के साथ 2 to 3 वीक्स से लेकर 2-3 मंथ्स में सेटल हो जाती है। टेम्परेरी होता है क्योंकि जब वो इंजेक्शन दिया गया है सुन करने के लिए, तब वो जो थोड़ा सा अगर डैमेज हुआ तो हीलिंग के लिए टाइम लगता है। अदरवाइज़ आज की डेट में जो हमारा साइंस ये कहता है कि जितनी नर्व सप्लाई आपकी आइज़ की और टीथ की, ENT की, वो सब अलग है, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट कि हम डैमेज कर रहे हैं टूथ एक्सट्रैक्शन से आई साइट को या किसी चीज़ को। ठीक है। और डॉक्टर दोरनाला, ये जो अकलदाड़ जिसे बोलते हैं, विजडम टीथ की जब हम बात करते हैं, ये बाद में ही क्यों आते हैं दांत? ऐसा कई लोगों का सवाल होता है कि ये दांत आगे के स्टेज में इतनी उम्र के बाद ही क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देयर आर पीपल होप सर वी एग्री विथ मी, सबको कोई ज़रूरी नहीं सबको विजडम टीथ आए। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं सबको विजडम टीथ आएंगे। कुछ तो इसका विजडम से कोई लेना देना है क्या? नहीं, विजडम की वजह ये है कि जो दांतों की ना अलग अलग एज दी गई है इरप्शन की, कि ये दांत इस टाइम तक आएंगे। इस आगे वाले दांत जैसे 6 साल की उम्र में आते हैं, 6 से लेकर 9 साल तक आपके फ्रंट के इंसाइजर जिसको हम बोलते हैं, फिर कैनाइन आते हैं जो साइड में जो सुआ दांत या नुकीला दांत होता है। हर दांत की अपनी शेप है, उस शेप की वजह है और उससे ही आपकी स्माइल बनती है। अगर मैं आपके कोने में दांत में कैनाइन की जगह फ्लैट दांत बैठा तो बहुत ही भद्दा लगेगा वो। बिल्कुल। और जो अकलदाड़ है या थर्ड मोलर जिसे कहते हैं, उसकी नॉर्मल इरप्शन का जो टाइम है वो 18 साल के आसपास है। तो 18 साल में सरकार कहती है आप वोटिंग कर सकते हो, शादी कर सकते हो, तो फिर ये माना जा रहा है कि अकल भी आपको आ रही है शायद। इस वजह से धारणा बनी हुई है कि थर्ड मोलर की जो टाइम है। ठीक है। एक और जैसा दांतों की अभी ह्यूमन बीइंग्स के अदर एनिमल्स कंपेयर करेंगे, कहीं ना कहीं जो दांतों की जो जैसे अलग अलग तरह का जो दांत हैं, वो हर दांतों के एक स्पेसिफिक वो च्यूइंग में कुछ मतलब इस तरह का काम आता है। तो डाइटरी के जो पैटर्न में ही अलग अलग खाने लेते हैं, उस तरह का दांतों का भी उसके इफेक्ट होती है। अच्छा। उसके यूज होती है। ठीक है। अब हम आते हैं जो मुंह से आने वाली दुर्गंध है, जब माउथ ओडर की बात करें हम, ये इसके क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं? क्यों ये समस्या होती है? क्या इसका दांत से ही कोई संबंध है कि अगर दांत में कोई कैविटी है, कोई समस्या इसलिए आ रही है, या और भी कोई वजह हो सकती है? यूजुअली फटाल 2 तरह का, ये जब मुंह में स्मेल आ रही है, हैलिटोसिस यूजुअली कहते हैं, ये लोकल प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बोला, मुंह इज एन एक्सटेंशन और कंटिन्यूएशन के आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी। इफटाल हम वो देखेंगे मुंह में कोई दांतों में कुछ इश्यूज है, इफटाल कोई जिंजिवाइटिस है नहीं है और कुछ है नहीं है, तो नेचुरली यूजुअली इट कम्स टू नेक्स्ट पार्ट होती है आपकी स्टमक। इफटाल कोई भी क्रॉनिक एसिडिक प्रॉब्लम है, अदरवाइज उस पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो नेचुरली जो यूजुअली नेचुरल पैसेज ऑफ द गैसेस जो है बाहर जाने वो नेचुरली होंगे, तो रिवर्स पैटर्न लेते हैं। तो जिनको एसिडिक जो होंगे वो तो नेचुरली जब डाइजेशन होगा तो जो भी प्यूट्रीफाइड गैसेस होते हैं वो मुंह से निकलते हैं, सो इट कॉजेज द स्मेल। ठीक है। क्योंकि अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर कौन से सिम्टम्स आते हैं पहले जी। दांतों की समस्याओं को लेकर क्या कोई लक्षण होते हैं जिनको हमें पहचानना हो? और मसूड़ों को लेकर भी, कई लोगों को मसूड़ों से खून निकलता है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लेकर भी हमें सिम्टम्स दिखते हैं पहले? हाँ, दिखते हैं। और जैसे आप पहले भी मैंने बताया कि हर मरीज़ का अलग बनावट है, उसके शरीर की
उसी तरह से उसके दांतों की, मसूड़ों की। कई लोग ज़्यादा प्रोन हैं क्योंकि मसूड़े ख़राब होंगे या कैविटी के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मुंह की बदबू भी है, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ दांतों की सड़न या किसी प्रॉब्लम की वजह से, सिस्टमेटिक बीमारियाँ की वजह से भी है। बल्कि कई जगह तो अगर डॉक्टर बहुत स्मेल के मामले में अच्छा है तो सिस्टमिक कई डिजीज़ की सिर्फ ब्रेथ से पेशेंट के पता जाता है कि इसको एसीटोन ब्रेथ है, ये है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। डेंटल प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया, लेकिन आपने वो स्मेल देख के उसको ये भी टेस्ट कराओ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ सम अदर डिजीज ऑल्सो। इनफैक्ट डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है इट इज़ द 6th मार्कर विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वे पेडोंटल डिजीज, यानी मसूड़ों की बीमारी इज़ अ वेरी अर्ली मार्कर फॉर डायबिटीज़। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। गणेश का ये सवाल है, गणेश ग्यावली राजस्थान से। इन्होंने कहा है कि मेरे दांतों में दर्द होता है, कैसे बंद होगा, और मेरे मसूड़ों से भी कभी कभी खून निकलता है, कैसे ठीक करें? सिर्फ इतना ही बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया। हाँ, ये हो सकता है कि वो गए नहीं तो डायग्नोसिस नहीं हो पाई कि मसूड़ों से खून निकलने की वजह उनकी कमजोरियाँ मसूड़ों की, या सफाई नहीं हुई, या कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम। और दांतों में भी दर्द है? दांतों में दर्द कैविटी की वजह से हो सकती है, दांतों का प्रेशर अगर एक तरफ से ज़्यादा खा रहे हैं तो इम्बैलेंस से भी बहुत ये बात हो सकती है। ठीक है। और एक सवाल है, ये मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है, इनका नाम बाबू है। इन्होंने कहा है कि कम उम्र में दांतों में मुझे जो प्लाग की समस्या होती है वो लगने के कारण क्या होते हैं? शायद ये इनके बच्चे को लेकर सवाल होगा, या ये इन्होंने नहीं बताया कि सवाल किसके लिए है। तो दांतों में जो प्लाग की समस्या होती है ये क्या है डॉक्टर दोनला? तो मतलब एनीथिंग इफ एट ऑल प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, बच्चों पर्टिकुलर बच्चों तो ऐसे कर दिया। आजकल चलो बच्चों के लिए ऐसे से ना भी कर, इलेक्ट्रिक भी आ गए, पकड़ो वो अपने आप कर रहे हैं। तो इफ एट ऑल वो जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं वो दैट विल बी फॉर्म्ड एज एन प्लेग। सो कहीं ना कहीं इफ एट ऑल अपने आप भी कुछ केसेस में निकल भी जाते हैं, नहीं हो तो फिर यू नीड एन डेंटिस्ट। ठीक है, ये किस तरह की समस्या डॉक्टर कंसे, और इसका क्या इलाज है? हम क्या होते हैं, जब आपके दांत हैं अगर वो टोटल साफ है तो उसके बाद जब उसके ऊपर कोई मैल जमता है तो उसकी स्टेजेस है अलग अलग। हम कहते हैं सबसे पहले उस पर जब सफ़ेद परत जमती है, सॉफ्ट होती है, उसको हम इनिशियल स्टेजेस में प्लाक बोलते हैं। और डिपॉजिट सॉफ्ट होता है, अगर आप मुंह से अपने आप ही हटा सकते हो, जब आप हटाओगे देखो जी सफ़ेद है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। वो जब हार्ड हो जाता है उसको फिर हम कैलकुलस बोलते हैं। वो आपके उंगली से या आप किसी चीज़ से खरीदने से नहीं निकलेगी, फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या किसी प्रोफेशनल हेल्प से ही वो निकल पाएगा। ठीक है। जब वो स्टेज और आगे बढ़ेगी कि आपने वो कैलकुलस को बढ़ने दे रहे हैं तो वो मसूड़े और दांत के बीच में जगह बनानी शुरू करती है, और मसूड़े और दांत के साथ नीचे हड्डी होती है, तो वो हड्डी को धीरे धीरे गलाना शुरू करती है। अगर आप सालों साल तक सफाई नहीं करवाओगे दांतों की तो वो सीवियर पेरिडोंटल डिजीज़ की स्टेज तक पहुंच जाता है, और इवेंचुअल बाद में क्या होगा, दांत इतना ढीला पड़ जाएगा कि वो अपनी जगह छोड़ देगा, या तो हिलने लग जाएगा या बाहर आके निकल जाएगा। ठीक है। अब एक अगला सवाल है मनोज यादव का, ये चेन्नई में रहते हैं। इन्होंने पूछा है, दांतों में दर्द रहता है ठंडा या गर्म खाने से, और मीठा खाने से भी मुझे सनसनाहट सी होती है, और फिर मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो एक सेंसिटिविटी है डॉक्टर, ये भी एक आम समस्या है, और इसके कारण क्या है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? सेंसिटिविटी कई वजह हो सकती है। एक तो जो ऊपरी परत है अगर वो कमज़ोर हो चुकी है, या कभी कभी कैविटी जो है वो दांत और मसूड़े के मार्जिन पे होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे मैंने बताया था सबसे बाहर वाली जो परत है वो इनेमल है, वो सबसे हार्ड है, उसके नीचे डेंटिन है, और उसके नीचे फिर आपके पल्प और वेसल्स हैं। तो जब आपके सेंसेशंस जो है ठंडा गर्म खट्टा ये सारे डेंटिन तक जाते हैं, डेंटिन से नीचे ट्रांसमिट होती है। अगर आपका इनामल स्ट्रॉन्ग है, कवर्ड है, तो वो सेंसेशन पास नहीं हो पाएगी। जब किसी वजह से या तो घिस चुकी परत या कोई कैविटी है जिससे सारी सेंसेशन डेंटिन तक जा पा रही है, तब उनको ठंडा गर्म बाकी महसूस होता है। तो उसको रोकने के लिए या तो फिलिंग होगी, या जैसे टूथपेस्ट आती है जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होती है उसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी कम कर देते हैं। मतलब वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आपको टूथपेस्ट फील जो नहीं यूज होता है। हाँ, टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट जो मेडिकेटेड है वो आपकी वो सेंसिटिविटी को कम कर देता है। अच्छा, ताकि वो सेंसेशन नीचे तक नहीं जा पाए। ठीक है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो। अच्छा, आयुर्वेद में इसको लेकर इसमें मतलब एक अच्छा सा आयुर्वेद में है, देयर इज एन ऑयल पुलिंग ट्रीटमेंट, गंडोश कहते हैं। तो इफ इट ऑल डेली हम कर भी ले, अदरवाइज आयुर्वेद में एक दिनचर्या होती है, मतलब एक इंसान जो सुबह उठ के कि इतने बजे उठना क्या है पूरा डेली, वो डेली प्रोसीजर में गंडोश किया गया।
अच्छा, तो इसका मतलब यही है। तो कहीं ना कहीं सेंसरी ऑर्गन में दांत एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट एज अ होल मुंह मतलब टंग तो आएंगे। टंग की केयर करना है तो दांतों की भी, दांतों की केयर करना टंग के भी। वो मतलब वो सेंसर ऑर्गन का भी एक केयर अलग से स्पेशली किया गया। उसमें ये ऑयल पुलिंग ऐसे सिंपल से प्रोसीजर है। फिलहाल गर्मी में वो एडवाइस विद इन कोकोनट ऑयल, ठंड में इफिटाल को इरिटेशन ना उनको तिल तेल का हम एडवाइस करते हैं। इफिटाल दैट कैन बी डन ऑन ए डेली बेसिस, सो डेफिनेटली हम मैक्सिमम उसको प्रिवेंट करें। उससे इट्स नॉट दैट दांतों की, मुंह की, इफिटाल आपको मुंह सही होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर विजन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर हियरिंग कैपेसिटी एंड टेस्ट परसेप्शन भी आपके अच्छे होंगे। थोड़ा सा आप बता पाएंगे जल्दी से कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है? सिंपल, दो तरह के इसमें। एक तो होती है मुंह लेके पूरा मुंह में तेल रख के होल्ड करके ऐसे रख, किसी भी वक्त सुबह उठ के, यूजुअली सुबह उठ के इफिटाल हम सुबह उठ के इफिटाल ब्रश विश करके उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट गैप लेके हम ले लिया इफिटाल। ये दूसरा, मुंह में आधा मुंह तक हमने इफिटाल, यूजुअली इस 20-25 ml की कैपेसिटी मुंह का एक अडल्ट का होती है। इफिटाल हम 10 ml तेल लिया, 10-15 ml हम मुंह में स्विशिंग कर लें। कितना तक करना है इफिटाल हम यूजुअली कहते हैं, इफिटाल देयर इज एन, इफ यू फाइंड एनी सिक्रेशन टू योर नोज, मतलब इफिटाल इन बिटवीन 5 से 10-7 मिनट में आपको सिक्रेशंस आएंगे। देन यू स्पिट आउट द ऑयल एंड थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक के फिर गर्म पानी से फिर कुल्ला करके 1-2 मिनट फिर कर लीजिए। जो भी खाना पीना होगा वो थोड़ा आधा घंटे ब्रेक दे के कर लीजिए। कौन कौन सा ऑयल आपने बताया? गर्मी में नारियल का तेल, इफिटाल एक्स्ट्रा वर्जिन जो भी होगा, और ठंड में तिल तेल। ठीक है, तो ये इससे फायदा हो सकता है। कुछ लोगों के इफिटाल ब्लीडिंग की होंगे, वहाँ वो एडवाइस विद ने काउस की। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम जीभ की तरफ भी आए तो छाले हो जाते हैं, हमने देखा है। ये क्या किसी दांतों की या ओरल और हाइजीन को लेकर किसी समस्या का ही इशारा है, या कोई और समस्या भी हो सकती है अगर मुंह में छाले हैं? बिल्कुल है। ओरल हाइजीन की वजह के अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और बहुत जो लोग ध्यान देते हैं कि स्ट्रेस और उन कंडीशन में भी लोगों को होता है। एग्जामिनेशन है, बच्चों को ज़्यादातर पूरे साल भर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में या किसी भी टाइम पे जब आपको स्ट्रेस है, जॉब के रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल इश्यूज़ को लेकर हो सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स भी होते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से होती है, एंड ओरल हाइजीन जहाँ ख़राब है उसकी वजह से। एंड थर्ड लास्ट फैक्टर ऑब्वियसली है कि अगर कोई दांत शार्प है या ऐसे कोई कोना है, टेढ़ा मेढ़ा दांत है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है, या कोई नकली दांत या इनफिटिंग डेंचर बना हुआ है, या वायर्स भी जैसे ब्रेसेस लगता है अगर वो टूटे हुए हैं, तो इंजरी की वजह से, लैसरेशन की वजह से भी अल्सरेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये मेजर कॉजेज है अल्सरेशन की। मुंह में छाले जब होते हैं तो एक बहुत सामान्य, मुझे क्या लगता है हर दूसरे व्यक्ति को पता है, बी कॉम्प्लेक्स खा लो। आयुर्वेद क्या कहता है? बी कॉम्प्लेक्स ठीक है, वो तो हम ना भी बोले पेशेंट को, एवरीबडी इज अवेयर दैट वो जाके कर लेते, बट वो सच में इफिटाल एक बार खाने से हो रहा है तो यूजुअली अल्टीमेटली इररिस्पेक्टिव एनी प्रॉब्लम, अब वट एवर द रीजन, यूजुअली क्या होता है वो अब्जॉर्प्शन असिमुलेशन लेवल में इश्यू आती है। अच्छा, इफ द मोर यू आर स्ट्रेस तो प्रॉपरली आई तो मतलब ओवर सिक्रेशंस ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस होगा, अंडर सिक्रेशन होगा, उससे आपके जो डाइजेशन प्रॉपर होंगे नहीं, वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होंगे तो अब्जॉर्प्शन में इश्यू आएगा, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना होंगे असिमुलेशन इश्यू, वो कहीं ना कहीं तो ये आपको इट इज़ रिफ्लेक्ट्स इन योर माउथ। तो बट वहाँ यूजुअली वी गिव इफिटाल कोई अदर इश्यूज ना हो, वही हम मुलेटी का चूर्ण का वो लोकल एप्लीकेशन भी देते हैं, उसको हम चौथाई से आधा चम्मच तक पानी से भी नहीं तो दूध से भी दे देते हैं, तो वो सेटल डाउन हो जाती है। आपने जो एक सवाल और था, अगर आपने हमें बताया कि दांतों को ठीक किया जा सकता है, गैप कम किया जा सकता है, टेढ़े मेढ़े ठीक किया जा सकते हैं, कई लोगों का दांत कोई एक्सीडेंट या किसी समस्या की वजह से टूट भी जाता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है क्या डॉक्टर? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जब इस तरह से दांत टूटता है तो किस लेवल पे टूटा है वो देखा जाता है। ठीक है, अगर बहुत कम टूटा है तो सिर्फ एक फिलिंग या रेस्टोरेशन से काम हो सकता है। हम इसको बिल्डअप बोलते हैं, क्राउन का बिल्डअप, कॉम्पोजिट से या किसी और मटेरियल से, लैमिनेट, वेनियर से, कॉम्पोनियर भी आते हैं आजकल मटेरियल्स। अगर वो इतनी हद तक टूट चुका है कि नसों तक गया है तो फिर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे नसों को डेट करके फिर हम उसकी फिलिंग या उसकी रेस्टोरेशन करेंगे। और अगर ज़्यादा डीप गया है जिससे सिर्फ जड़ की पोर्शन रह गया और थोड़ा सा दांत, तो हम रूट कनाल करके फिर एक पोस्ट एंड कोर टेक्निक आती थी जिसमें हम उसको बिल्डअप करते हैं और फिर उसके ऊपर क्राउन और कैप दिया जाता है। ठीक है, और हम अब बात करेंगे उन लोगों की जो धूम्रपान और जैसा आपने भी कहा तंबाकू, पान वगैरह का सेवन करते हैं और उनके दांत और यहाँ तक कि होंठ भी बता देते हैं कि ये हैं जो धूम्रपान करते हैं। ऐसे लोगों के दांतों को किस हद तक ठीक किया जा सकता है, या मैं कहूँ कि ये चीज़ें दांतों को किस हद तक नुकसान पहुँचाती हैं, कितना नुकसान होता है? देखो नुकसान का लेवल तो हमको तो पता है कि कैंसर जानलेवा है,
ये सब पता होते हुए इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं सिगरेट पे, पैकेट्स पे या ये तंबाकू और इनके पैकेट्स पे, तो भी लोग उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि इसमें एडिक्टिव मतलब कि जिससे वो छोड़ नहीं पा रहे, वो उसमें पदार्थ मिलाए गए हैं। वो छोड़ना चाहते तो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम डी एडिक्शन करें, उनको हेल्प करें, या उस टोबैको को हम दूसरे फॉर्म में दे दें ताकि पेशेंट अगर मोटिवेटेड है छोड़ने के लिए तो छोड़ सकें। अब ये बात आ गई कि कितना फ्रीक्वेंटली, जितना फ्रीक्वेंटली उसको करेंगे उतना दांत को शुरुआत में डैमेज नहीं, लेकिन डैमेज होने के भी चांसेस है अगर बार बार किया जाए और गलत तरीके से साफ किया जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो छोड़ना चाहते थे, वो दांतों की सफाई और सब हो जाने के बाद जो उनको फीलिंग आई डिफरेंट, उससे ज़्यादा मोटिवेट हुए जल्दी छोड़ने के लिए। अच्छा, तो ये ज़रूर है कि यस, एफर्ट तो पेशेंट को लेना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और फिर ये पार्ट डॉक्टर के हाथ में क्यूरेटिव कि आपने उसको ऐसा ओरल एनवायरनमेंट दिया जिसकी उसको आदत ही नहीं थी। तो जब उसको उसकी आदत पड़ गई, वो खुद ही मोटिवेट हो गया, टोबैको, सिगरेट हो या च्यूइंग टोबैको या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को छोड़ने के लिए। ठीक है। एक और समस्या है पायरिया की समस्या जिसे हम कहते हैं। आयुर्वेद में क्या पायरिया की समस्या को लेकर कोई होम रेमेडी है? या अभी जैसे आई वांट टू ऐड द प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आपने बताइए, तो इट वाज रिगार्डिंग क्या स्मोकिंग। हाँ, स्मोकिंग जैसा भी है। तो यूजुअली कोई भी स्मोकिंग है जो आदत है, वो कहीं ना कहीं एनीथिंग कुछ यूज टू हो गया कि हैबिट के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी सीएनएस में भी देयर इज अ सेपरेट सेंटर्स विल बी स्टिमुलेटेड दैट वो हर बार आपको ट्रिगर करते रहते। सिमिलरली देयर इज एन अदर ओरल का जो रिसेप्टर्स भी है, वो जैसा टाइम होता है गैप आ जाता है, ट्रिगरिंग होती, वहाँ वो अगेन एडवाइज है गंडूशा। अच्छा, सो ये जो हाइपर सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव हो गए, इट्स मेकिंग द पर्सन अलर्ट जो हो जाता है, यार हो गया टाइम गैप हो गया, आप खा लो, पी लो, सिगरेट पी लो, वो हम वी कैन टू ब्रिंग टू द डॉक्टर दौंडनाथ, चाय और कॉफी की भी आदत बहुत लोगों को होती है। बिल्कुल, वो भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। मतलब इट्स नॉट दैट जीरो हो जाएंगे, बट 6 बार के लिए हम 4 बार भी 3 बार भी कर ले तो वो जो मतलब लॉन्गिंगनेस होती है ना, वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और पायरिया को लेकर पायरिया का क्वेश्चन है, वो तो अल्टीमेटली वही है। तो कहीं ना कहीं हम सिस्टमिक काज को हम इवेलुएट करने पड़ते हैं। फटाल डायरिया पेशेंट्स है, वो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सिस्टम अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दांतों की इफेक्ट तो होता ही होता है। तो वहाँ उसको अल्टीमेटली जो बैक एंड का जो प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम, उसे सेट करना है। आप वी कांट, आप जब तक आपको कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो यहाँ तो इफेक्ट तो आएंगे नहीं। तो अदर इश्यूज कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो यूजुअली फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो भी आपको ओरल प्रॉब्लम, माउथ ओरल कैविटी का जो भी इश्यू आया, वो कहीं ना कहीं वी लुक इनटू दैट, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम लिंक करके ही देखते हैं। हम लोकल का ये जो प्रॉब्लम है उसे भी एड्रेस करते करते सिस्टमिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो सो दैट वो जो हम इफेटाल आप ठीक होने के बाद भी दोबारा रिकरेंस ना हो। ठीक है। पायरिया को लेकर एलोपैथी क्या कहती है, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या करना चाहिए इसमें? बेसिकली ये वर्ड गम्स की डिजीज़ को लेके ही प्रचलित हुआ था, और लोग, लेकिन गम डिजीज़ है वो सब कंट्रोलेबल है, सब जानते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है। जहाँ वैसी बात नहीं है, वहाँ क्लीनिंग करके हम मसूड़ों की, या अगर ज़्यादा बीमारी नीचे तक गई, जैसे मैंने बताया पेरिडोंटल इशू है, गम्स के बाद नीचे बोन की भी इशू है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। जिन सीवियर केसेस में बोन इतनी कम हो चुकी है, हम बोन ग्राफ्टिंग करके हम उसको न्यू बोन दे सकते हैं। अगर नई बोन अलग तरीके से आती है, कभी कभी मसूड़ों की कवर हट चुकी होती है, तो हम गम्स की सर्जरी करके भी उसको रिप्लेस या कवर कर लेते हैं ताकि डैमेज ना हो। तो इलाज तो है हर चीज़ का, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की सीवियरिटी कितनी। और ठीक है, कुछ सवाल जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेकर आए हैं डॉक्टर, वो लगभग एक जैसे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट कराया जाए तो क्या ये जल्दी गैप में हमें करना होगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खा पी नहीं पाएंगे, सावधानियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी कई लोग डरते हैं, और एक दर्द को लेकर भी लोगों के मन में डर है। तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत सेफ और पेनलेस ट्रीटमेंट है। सिर्फ पहली विजिट, जब अगर वो दांत में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अंदर की परत में नर्व्स और पल्प्स हो, अगर उसमें सेंसेशन है तब इंजेक्शन दिया जाता है ताकि हम उसको निकाल सके। एक बार आपने सही तरीके से अंदर से नर्व्स और पल्प वेसल्स और सारे रिमूव कर दिए, उसके बाद दर्द की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब तक कि जड़ जो होती है उसमें ज़्यादातर एक वेसल जा रही है, अगर कोई एक्सेसरी कैनाल है
वो रहेगी तो फिर पेशेंट बार बार कंप्लेन करता है जी अभी भी उसमें सेंसेशन या दर्द है। अगर वैसी प्रॉब्लम नहीं है तो वो पेन, उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑनवर्ड्स तो वो पेनलेस ही रहेगा, उसमें दर्द नहीं होगा और पेशेंट सही खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और क्योंकि अब समय हमें और ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, आखिर में आप लोग दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर दौनला कहा यह जाता है लोगों में कि अगर उम्र बढ़ रही है तो दांत तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं, तमाम जो विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि दांत 100 साल तक चलाए जा सकते हैं अगर उनकी सही देखभाल की जाए। तो आप क्या जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? सिंपल है, इफ एट ऑल आप हेल्दी है, आप एजिंग है, वो आपके एजिंग भी पूरा ये 5 फैक्ट सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंड करते हैं, उसमें भी आपके माउथ एक पार्ट है। तो इन पांचों की हेल्थ, जब सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्थ इफ एट ऑल आपको सही दिख रही है, सही सुन रहे हो, सही स्मेल आ रही है, आपको सही खाना खा रहे हैं, हजम हो रही है, आपका स्किन बिल्कुल है, तो सेंसरी ऑर्गन हेल्थ तो केयर तो रखना ही पड़ेगा। तो इफ एट ऑल सेंसरी ऑर्गन फिट हो आप तो नेचुरली यू कैन कंफर्टेबली यू कैन लिव फॉर 100 years। तो आपकी नज़र में 2-3 ऐसी बड़ी बातें जो करनी ही करनी है? अच्छा, तो सिंपल है, इफ एट ऑल आयुर्वेद का जो बताया डे ऑयल पुलिंग है, गंडूश डेली करे, इन 5 सेंसरी ऑर्गन में बिल्कुल आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है, दिन में आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे डॉक्टर कंसे? मेरा यही कहना है कि जैसे अंग्रेजी कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब कि आप जितना प्रिवेंशन करोगे आपके दांत सेव होंगे। जो नेचुरल दांत है उनको ज़रूर सेव करने की कोशिश कीजिए, ब्रशिंग कीजिए पर्टिकुलरली रात को। टंग की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, जो हम भूल जाते हैं, या तो टंग क्लीनर होते हैं या उसी ब्रश से टंग को भी क्लीन करना है, चीक्स को भी अंदर से, ताकि इफेक्टिव हो क्लीनिंग। और जब भी कोई समस्या इनिशियल स्टेज में डेवलप हो, छोटी कैविटी दिख गई तो आप इमीडिएटली जाकर उसको ठीक करवाएं, रूट कनाल हो तो उसको करवाएं, क्योंकि अगर नहीं करोगे दांत खो गया तो फिर वो उसका रिप्लेसमेंट और कॉस्टली भी और टाइम कंज्यूमिंग और कई केसेस में पेनफुल भी होगा, क्योंकि पेशेंट को वो महसूस होगा। तो जितना आप इनिशियल स्टेज पे ही किसी बीमारी को ख़त्म करेंगे तो हमेशा ज़्यादा उसका बेनिफिट है और कम तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो जीभ की सफाई को लेकर भी जाते जाते डॉक्टर कंसे ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है, और साथ ही ब्रश तो हमें करना ही है 2 बार, रात का ब्रश करना सुबह के ब्रश से ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही जो रिंस करने को लेकर, कुल्ला करने को लेकर भी एक आदत बताई गई है, और ठीक से मैं जैसे कहूँ डॉक्टर दौनला, पुराने ज़माने में पूरा अच्छे से कुल्ला करते थे, बुजुर्ग आवाज़ें करते थे, वो हमें कई लोगों को इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन वो सही तरीका है अपने मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने का। तो जो सुझाव यहाँ और सलाह डॉक्टर्स ने दी है, उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके दांत, आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर अनूप कंसे आपका, डॉक्टर सत्य दौनला, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में आज जुड़ने के लिए। और डेंटल केयर पर आज हमने बात की, ओरल हाइजीन पे हमने आज बात की, तमाम समस्याएं हैं जो आज हमने शामिल की। अब अगले अंक में हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस को लेकर। 10 अक्टूबर को आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, और इस पर हम आर्थराइटिस से जुड़ी जो समस्या है, उसके कारण, निदान और बचाव को लेकर क्या सावधानियां हैं जो बरतनी है, तमाम अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले हफ्ते आप देखिए जोड़ों के दर्द पर हमारा खास अंक आयुष्मान भव में। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ayushmanbhav03@gmail.com। तो इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।